हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में साइक्लोट्रॉन पर चर्चा हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और इसकी संरचना कैसी होती है। इन सारी चीज़ों पे चर्चा जो है साइक्लोट्रॉन के पिछले वीडियो में की जा चुकी है। आज यहाँ पर हम इसके कार्यविधि के बारे में व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। कार्यविधि पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन हम एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आज हम फिर से व्यवस्थित तरीके से साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि पढ़ते हैं। तो कल संरचना में बताया गया था कि इसमें डी आकृति के दो खोखले अर्धवृत्तीय कक्ष होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से डीज कहते हैं, D1 और D2 को, और दोनों के बीच में गैप होता है। गैप में आयन स्रोत रखा होता है और आयन स्रोत से जो है धनायन उत्पन्न होते हैं। तो हम ये मानते हैं। अब कार्यविधि की शुरुआत करते हैं। कार्यविधि में आपको बताना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस चीज़ की वर्किंग हम समझने जा रहे हैं उसमें लास्ट में हमको ये समझना है, ये बताना है कि वास्तव में हमने क्या सीखा, हमने किस चीज़ की कार्यविधि सीखा। तो आपको ये सीखना है यहाँ पे कि जो धनायन यहाँ पर उत्पन्न होगा, जो आयन स्रोत यहाँ बीच गैप के केंद्र में रखा हुआ है, उससे जो धनायन उत्पन्न होता है वो एक्सिलरेट कैसे होता जाता है, त्वरित कैसे होता जाता है, और त्वरित होने के बाद इतनी अधिक ऊर्जा कैसे प्राप्त कर लेता है। आपको यहाँ पे कार्यविधि पढ़ने के पश्चात ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्यविधि पढ़ेंगे और ये जो कक्षाएं बन रही हैं, डॉटेड लाइन में आप देख रहे हैं कि जो कक्षाएं बन रही हैं, उन कक्षाओं की त्रिज्या निकालेंगे कि उनकी त्रिज्या कितनी होगी और किसी भी एक वृत्तीय पथ में धनायन को गति करने में कितना समय लगता है। हम यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे और दिखाएंगे कि त्रिज्या का मान बढ़ता ही जाता है, बड़े वृत्त बनते जाते हैं, कक्षा की त्रिज्या बढ़ती जाती, तब भी समय कांस्टेंट रहता है। हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, कुछ लाइनें लिख दी गई हैं। माना किसी क्षण डीज के केंद्र पर स्थित आयन स्रोत से स्मॉल m द्रव्यमान तथा Q आवेश वाला धनायन उत्पन्न होता है। यहाँ पर अचानक उत्पन्न हुआ। यदि इस क्षण D1 ऋणात्मक विभव पर तथा D2 धनात्मक विभव पर हो तो धनायन D1 के अंदर प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पे दौलित्र लगा हुआ है और ये दौलित्र जो है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बहुत तेजी से बदलने वाला जो है विद्युत क्षेत्र यहाँ पे है। मतलब D1 कभी धन पे, कभी ऋण पे, कभी धन पे, कभी ऋण पर। मतलब ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है, वो 10⁷ हर्ट्ज के क्रम का इसकी फ्रीक्वेंसी है। इतना तेजी से विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बदलता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आयन स्रोत से अचानक यम द्रव्यमान और Q आवेश का कोई धनायन उत्पन्न हुआ, उसी समय D1 जो है ऋणात्मक विभव पर होता है। तो चूंकि धनायन है तो तुरंत ही D1 के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा। तुरंत सबसे पहले कहाँ प्रवेश कर जाएगा? D1 के अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही धनायन D1 के अंदर प्रवेश करेगा, उस पर कार्य करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, जबकि उसकी गति के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने लगेगा, जिसके कारण धनायन वृत्ति गति करने लगेगा। दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं कि किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो जैसे ही धनायन यहाँ गैप में विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत था और जैसे ही धनायन इस खोखले अर्धवृत्तीय कक्ष में प्रवेश करेगा, उस पर कार्य करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। लेकिन इसके लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है और उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इस कण की गति वृत्ति हो जाएगी। यहाँ पे वृत्ताकार पथ दिखाई दे रहा है ना। चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय लारेंज बल के कारण इस धनायन की गति कैसी हो जाएगी? वृत्ति हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक गति करने के बाद वो फिर से बाहर निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इतनी कहानी कहने के बाद हम यहाँ तक जान चुके हैं कि धनायन जो है वृत्तीय गति करने लगेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि जो वृत्तीय गति कर रहा है तो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी, है ना, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लॉरेंज बल की बात करेंगे जो उस पर लग रहा है।
है ना। चूंकि इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गति कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला लॉरेंज बल कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू भी बी। अगर धनायन का वेग भी है, उस पर आवेश क्यू है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी है, तो धनायन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, F इक्वल टू क्यू भी बी। और यही लॉरेंज बल जो है वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, क्योंकि वृत्तीय गति अगर कण की है तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए। तो समीकरण 1 में हमने क्या निकाल लिया है, लॉरेंज फोर्स निकाल लिया है। अब चलिए देखते हैं कि अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो है स्मॉल r हो तो अभिकेंद्र बल का मान कितना होगा, हम उसकी बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के बाद लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभिकेंद्र बल। वृत्तीय पथ के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है F, वो मिलेगा लॉरेंज बल से। अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो तो अभिकेंद्र बल हो जाएगा F इक्वल टू mv² अपॉन r के। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों की कोई जब तुलना हम करेंगे तो क्यू भी बी इक्वल टू हो जाएगा mv² अपॉन r के। और इससे हम डायरेक्ट जो है क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो r इक्वल टू किसकी हो जाएगी, mv अपॉन क्यू बी के। इसको थर्ड इक्वेशन दे दिए। तो जिस वृत्तीय पथ में धनायन गति करता है उसकी त्रिज्या क्या है, r बराबर mv अपॉन क्यू बी। अब इनमें 4 पदों में से कौन कौन से कांस्टेंट है, धनायन उसका द्रव्यमान कांस्टेंट है, उस पर उपस्थित आवेश कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है। तो त्रिज्या किस पर निर्भर कर रही है, वेग चूंकि उसका बदल रहा है तो त्रिज्या किस पर निर्भर हो गई, वेग के। यानी कि जितना अधिक वेग उसका बढ़ेगा त्रिज्या भी उतनी अधिक उसकी बढ़ेगी। यानी कि जो वृत्तीय, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ती जा रही है। जितना अधिक धनायन का वेग बढ़ेगा उसकी त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ स्मॉल m स्मॉल v व सॉरी यहाँ पे v नहीं, स्मॉल m स्मॉल q एवं b क्या होते हैं, नियत होते हैं, नियत होते हैं। ठीक है ना। 3 राशियां क्या होती हैं, नियत होती हैं। तो जो त्रिज्या है r जो है वो किसके प्रोपोर्शनल अनुपाती v की होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला, तो अतः वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन, अतः वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या धनायन के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमने त्रिज्या डिसाइड कर ली, जैसे जैसे धनायन का वेग बढ़ता जाएगा उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, अर्थात वृत्तीय पथ और बड़ा होता जाएगा। अब चलिए हम टाइम की बात करते हैं कि टाइम की कंडीशन क्या है। लिखेंगे, अब यदि किसी डीज में, किसी भी डीज में धनायन को अर्धवृत्तीय पथ, किसी भी डीज में धनायन को अर्धवृत्तीय पथ तय करने में लगा समय स्मॉल t हो, तो यहां से यहां तक आने में अगर धनायन को कितना समय लग रहा है, स्मॉल t हो, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर किसके हो जाएगा, दूरी बटे चाल के। अब चूंकि अर्धवृत्तीय दूरी तय कर रही है तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, πr हो जाएगा। और चाल कितना है, v के, t इक्वल टू πr अपॉन v के। इसको हम और व्यवस्थित करते हैं, या t इक्वल टू हो गया पाई अपॉन v को अलग कर लेते हैं, और जो हमने इक्वेशन नंबर 3 में जो त्रिज्या का कैलकुलेशन किया है उसको यहाँ पे रख देते हैं mv अपॉन क्यू बी के।
तो जो भी है ऊपर नीचे का भी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे, तो बचा क्या, पाई एम अपॉन क्यू बी के। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ गई। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू हो गया पाई एम अपॉन क्यू बी के। इसको जो है एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट या नियतांक के बराबर हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 में हम जो है क्या कैलकुलेट किए हैं, रेडियस कैलकुलेट किए हैं, वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैलकुलेट किए हैं। और इक्वेशन 4 में हमने क्या कैलकुलेट किया है, टाइम। किसी भी अर्धवृत्तीय पथ में धनायन को गति करने में कितना समय लगता है। तो समीकरण 4 से क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ आप लिखेंगे कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि किसी भी डीज में धनायन को वृत्तीय गति करने में लगा समय जो है वो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और धनायन के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देंगे यहाँ पे न तो यहाँ पे त्रिज्या का कहीं भी अस्तित्व है और न वेग का, न तो आर यहाँ पे है और न तो भी है। तो टाइम जो है न तो धनायन के वेग पर निर्भर कर रहा है और न ही उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, मतलब टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक छोटे से वृत्तीय पथ में धनायन गति करे अथवा बड़े से वृत्तीय पथ में धनायन गति करे, उसमें लगा हुआ समय क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समय जो है बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बड़ा सा वृत्तीय पथ है तो ज़्यादा टाइम लगेगा और छोटा वृत्तीय पथ है तो कम समय लगेगा, ऐसा नहीं। टाइम कांस्टेंट है क्योंकि बड़े से वृत्तीय पथ में उसका वेग इतना अधिक बढ़ जाएगा कि उसको कवर कर लेता है। इतना जो है आप जब कार्यविधि लिखेंगे इन दोनों फार्मूलों को उसमें ऐड करेंगे सिस्टमेटिक। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अतः धनायन को प्रत्येक डीज में गति करने में समान समय लगेगा। कांस्टेंट है ना, धनायन को प्रत्येक डीज में गति करने में समान समय लगेगा। किसी भी डीज में गति करने के पश्चात जैसे ही धनायन फिर से गैप में पहुंचता है, अब अभी तक कहानी यहीं तक थी, अब इसके बाद हम बाहर निकलेंगे। जैसे ही धनायन गैप में पहुंचता है वह पुनः विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आ जाता है। दोलायमान विद्युत क्षेत्र, ये इसके द्वारा हम दोलायमान विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। दोलायमान विद्युत क्षेत्र या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि जैसे ही धनायन एक डीज से बाहर निकलता है अगला डीज जो है ऋणात्मक विभव पर आ जाता है। जैसे ही इससे बाहर निकलेगा अभी जो D2 धनात्मक विभव पर था वो किस विभव पर पहुंच जाएगा, ऋणात्मक विभव पर पहुंच जाएगा। अतः धनायन अगले डीज की ओर त्वरित हो जाता है और बढ़ी हुई चाल से उसके अंदर प्रवेश करता है। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है और जैसे ही धनायन गैप में पहुंचता है अगली डीज का विभव ऋणात्मक हो जाता है जिससे धनायन त्वरित होता चला जाता है। जब डीज में गति करता हुआ धनायन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसे एक विक्षेपक प्लेट की सहायता से डीज में बनी खिड़की W से बाहर निकालिए। विक्षेपक प्लेट लगी है और ये खिड़की लगी है विंडो, जिससे जो है उसको बाहर निकाल करके लक्ष्य पर भेजा जाता है। तो ये साइक्लोट्रॉन की कंप्लीट स्टोरी हो गई। आपको 3-4 चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहली चीज़ है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉनों, अल्फा कणों, ड्यूट्रॉनों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है, एक्सीलरेट किया जाता है। ठीक है ना, कई बार जब इसको आप सीरियसली पढ़ेंगे तब साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट होगा। एक छोटा सा वे, एक छोटा सा रास्ता यहाँ पे दिखा दिया जाता है, बाकी आपको सीरियसली स्टडी करके इसके सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को समझना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है धनावेशित कणों, तो इसका मतलब ऋणावेशित कणों को हम जो है इसके द्वारा एक्सीलरेट नहीं कर सकते। तो जो कार्यविधि के बाद जो अगला टॉपिक होगा वो कहलाएगा साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। आप लिखेंगे सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि और अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। सीमाओं में क्या क्या है, तो पहली सीमा यह है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन आदि को त्वरित नहीं किया जा सकता। न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता, यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दूसरी सीमा क्या है, दूसरी सीमा में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी छिपा हुआ है। दूसरी सीमा यह है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से भारी कणों जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कणों आदि को ही त्वरित किया जा सकता है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता।
अब क्वेश्चन ये बनता है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित क्यों नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर ये होगा कि चूंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान अत्यंत ही कम होता है, अतः थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होने पर भी अत्यधिक वेग से चलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी आवृत्ति दोलायमान विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति के बराबर नहीं रह पाती। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, जिससे थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त करने के बाद उनका वेग इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ की जो बैलेंसिंग है, ऋण धन ऋण धन ऋण धन की जो बैलेंसिंग है, उससे भी अधिक 10⁷ हर्ट्ज की आवृत्ति से भी अधिक उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता। और तीसरी जो सीमा है, इसकी सहायता से धनायनों की चाल को एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भारी होते हैं। भारी होने के कारण उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी जो चाल है, उसको एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन 2 वीडियो में साइक्लोट्रॉन की कहानी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आप धनायन की गतिज ऊर्जा का व्यंजक निकाल सकते हैं, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का व्यंजक निकाल सकते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था वो चीज़ आपको यहाँ पे बता दी गई है। और इसके अलावा भी आप सीरियस स्टडी करिए और अन्य सारी चीज़ों को समझिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।